नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां पर लखीमपुर हिंसा में हुए किसानों की मौतों पर आज किसानों की आत्मा शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। वहीं इस सभा का हिस्सा बनने पहुंची है प्रियंका गांधी भी। वहीं प्रियंका गांधी के पहुंचने से पहले ही बीकेयू ने ये साफ कह दिया है कि इस सभा में मंच जो है किसी से साझा नहीं किया जाएगा। वहीं इन तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। युधिष्ठिर, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आज जो लखीमपुर हिंसा मामले में जो जितने भी किसानों की मौत हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक कार्यक्रम रखा है। उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। लेकिन उस आयोजन में पहुंची हैं प्रियंका गांधी। वही प्रियंका गांधी जो कुछ दिनों पहले जब ये मामला सामने आया तो वो बहुत तड़प रही थी मिलने के लिए किसानों के परिवार से। उसके 2 या 3 दिन बाद ही ये सब मामले को ठंडे वस्त्र में डाल करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए चल देती हैं और बनारस में बाकायदा एक बड़ी रैली को संबोधित करती हैं और पूरा एकदम माहौल सियासत का बना देती हैं और चुनावी बिगुल वहाँ से फूंक देती हैं। अब प्रियंका गांधी जब आज पहुंची है श्रद्धांजलि सभा में, तो उससे पहले ही बीकेयू ने, जो टिकैत का जो संगठन है, उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी राजनेता को हम मन साझा नहीं करने देंगे वो तो अलग बात है। लेकिन सब जानते हैं कि कितना ये जो किसानों का जो संगठन है या किसानों के नाम पर जो ये आंदोलन खड़ा किया गया फर्जी, कितना ठीक है, किसानों की आवाज़ कितनी उठाई जा रही है इसमें। और जिस तरह से इसने इसी किसान आंदोलन ने कैसे हमारे देश के एक सम्मान के दिन को जो है इन्होंने धूमिल करने की कोशिश की, उसका अपमान किया, सब जानते हैं। तो प्रियंका गांधी सोच रही थी कि वहाँ पर राजनीति करने के लिए किसान भी जानते हैं, भले ही राजनीति से प्रेरित हैं कुछ किसान संगठन, लेकिन वो जानते हैं इस बात को कि अगर ज़्यादा किसी की जाति होती है किसी चीज़ की, उसका अंजाम भी बुरा होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं भले ही ये इतनी बड़ी घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, अब आप 4 लोगों का नाम ले रहे हैं कि किसानों की मौत हुई, उस पत्रकार का नाम नहीं ले रहे हैं जिसकी पीट के लिंचिंग की गई, 3 कार्यकर्ताओं के बीजेपी की मार के उनको चांद से मार दिया गया, उनके कोई नाम नहीं ले रहा है। तो वहाँ एक बार भी नहीं कहेंगे कि उनकी श्रद्धांजलि सभा को हम आयोजन करें, उनका कोई मतलब नहीं है। तो अब राकेश टिकैत सुनिए, राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है, क्योंकि वो एक तरीके से कह सकते हैं वो अपने एक बयान पर नहीं टिकते हैं और ना ही कह सकते हैं कि पलटू राम है, वो कभी इधर कभी इधर, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। बरसाती मैटर की तरह उनका भी कांग्रेस का एक पेशा शायद हो गया है कि वो भी इस तरीके से जैसे कुछ लगता है तो बवाली बयान दे देते हैं, बखेड़ा करना शुरू कर देते हैं। टिकैत ने कहा है कि राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि जो अजय मिश्रा हैं, जो आशीष मिश्रा के पिता हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका पहले तो इस्तीफा होना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसके बाद उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, तभी हम इस आंदोलन को समेटेंगे, यानी कि हम ये धरना है तभी समेटेंगे। हमें समझ नहीं आ रहा है कि राकेश टिकैत चाहते क्या हैं। कभी ये बात करते हैं कि किसानों की ये जो कानून है ये सारे काले हैं, और काले क्या है उनको पता खुद नहीं है। कभी कहते हैं कि ये तमाम मंडियां जो हैं सब खत्म हो जाएंगी, कभी कहते हैं कि ये अडानी अंबानी सब पूरा देश पर राज कर लेंगे, और अब क्या कह रहे हैं वो कि अजय मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अब सोचिए, आशीष मिश्रा पर इस पूरी घटना के आरोप लगे हैं, ठीक है उनके पिता हैं, उनका बड़े उस पर हैं, तो कानून का काम है कि वो देखेगा, उसको जो सबूत सामने आए उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो राकेश टिकैत समझ नहीं आ रहा है कि वो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं या फिर विपक्षी नेताओं की आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि उनके सुर जो दिखते हैं वो सेम जो समाजवादी पार्टी के नेता या अखिलेश यादव कहते हैं, या फिर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी कहती हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कहते हैं, वही सुर राकेश टिकैत के दिखते हैं। तो राकेश टिकैत को शायद मुझे लगता है कि उनका दिमागी संतुलन शायद बिगड़ चुका है, क्योंकि वो किसानों की बात तो करते नहीं हैं। अब तुम मेन कानूनों की बात करते हो, कानूनों में पता ही नहीं लग रहा है, आप सरकार से बात करना चाहते नहीं हो। अगर आपसे कहा जाए कि आप यहाँ से जाइए, तो ऐसा थोड़ी है कोई समाधान। अगर आपके साथ कोई समस्या है मेरे से, तो आप उसका समाधान है समझौता करेंगे, ठीक है हमको समस्या, आप इसको समाधान कीजिए। आप कहते हो नहीं ये काले कानून को वापस कर दीजिएगा, तो क्या ये सरकार
आपके हिसाब से चलेगी? क्या आपने खुद कानून बनाए हुए, संविधान आपका है? जी, इसी बीच एक और सवाल आता है, जिस तरह से राकेश टिकैत जो है अपनी मांगे रखते जा रहे हैं सरकार के सामने, लगातार अपनी मांगे पूरी करवाने पर लगे हैं, तो क्या लगता है कि राकेश टिकैत जो साफ तौर पर देखा जा सकता है उनके पीछे जो है वो भीड़ है, उनके पीछे किसानों की रैलियां चलती हैं, उन्हें पता है कि वो कहीं ना कहीं किसानों को बरखलाने का काम बड़े आसानी से कर लेते हैं, कभी उत्तराखंड पहुंच जाते, कभी पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ जो है रैलियां निकालते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो क्या लगता है कि भविष्य में वो क्या एक राजनीतिक पार्टी में टिकट के लिए ये सब कर रहे हैं, या बीजेपी को बड़ी चुनौतियां दे सकते हैं? देखिए, ये राकेश टिकैत का राजनीति से तो पुराना जुड़ाव रहा है और उन्होंने दिलचस्पी भी राजनीति में, और इतनी बुरी तरह से ये 2 बार चुनाव लड़े हैं। अमरोहा से लड़े थे, एक बार तुम्हारे खतौली से लड़े थे चुनाव, ये तो 2007 में चुनाव लड़ते किए, 19 में भी चुनाव लड़ा। इनकी इतनी बुरी हार हुई कि जमानत जब्त हो गई। इनके खुद के जो कहते थे कि हमारा ये जाट वोट बैंक है, उन्होंने ही खुद इनको वोट नहीं दिए। तो इनको खुद इनकी जो कह सकते हैं समुदाय ने नकारा है, क्योंकि जानते हैं वो लोग कि कैसे ये ब्लैक मेलिंग का काम, ये जो किसान संगठन चला रहे हैं ना राकेश टिकैत, ये पूरा ब्लैक मेलिंग का काम करते हैं कि कैसे भी सरकार पर दबाव बनाया जाए और पीछे से जो है मलाई ली जाए। तो ये सब मलाई मारने वाले किसान संगठन है, इन्हें कोई किसानों की आवाज़ थोड़ी उठानी है, इन्हें कोई किसानों की हक की लड़ाई थोड़ी लड़नी है। हाँ, इनके जो पिता थे वो वाकई कहीं ना कहीं कुछ करने लायक थे, उन्होंने कई ऐसे आंदोलन किए जिनका नतीजा निकला, लेकिन सबको पता है कि इस पूरे फर्जी किसान आंदोलन में कितने लोग किसान हैं? कोई नहीं है। सब मोस्टली जहाँ से आए सब खालिस्तानी गैंग था, कट्टरपंथी गैंग था, देश विरोधी गैंग था, टूल किट गैंग था, तमाम जो कह सकते हैं कि लेफ्ट लेवल कबाल जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं, वो सब इसमें शामिल थे। जी जी युधिष्ठिर, इसी बीच में एक और सवाल आता है जो जनता काफी समय से उठा रही है कि ठीक है, आपने आशीष मिश्रा को तो गिरफ्तार कर लिया, उनके ऊपर कार्रवाई तो कर ली है, लेकिन उनका क्या जो लिंचिंग में शामिल थे, जिन्होंने जो है लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया, कानून को अपने हाथ में ले लिया, उन पर कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल भी है, लोग पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और ये सवाल इसलिए है कि जो पुलिस 2-2 नोटिस चस्पा करके गृह राज्य मंत्री के बेटे के घर पर उसे पूछताछ के लिए बुलाती है, उसके बाद फिर वो कस्टडी ले लेती है, लेकिन अभी तक जो 4 लोगों की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, उस पर एक भी पुलिस का कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें साफ लगे कि उन लोगों को भी इंसाफ मिलेगा। और टिकैत तो कहते हैं कि ये तो एक्शन का रिएक्शन हुआ है, तो टिकैत की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं साफ करती है कि वो तो एक तरीके से कह सकते हैं तानाशाह बन गए, नादिर शाह बन गए, हिटलर साहब, मतलब एक कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सच्चाई उस पर बात नहीं हो रही है। और पुलिस पर यह सवाल उठना भी चाहिए कि पुलिस आखिर कर क्या रही है, यूपी पुलिस, कि जिन लोगों की हत्या की गई लिंचिंग तरीके से, उन आरोपियों क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्या सिर्फ ये आशीष मिश्रा ही दोषी है? क्या सिर्फ जो थार में बैठे हुए थे वही दोषी है? वो दोषी नहीं है जिन्होंने बेरहमी से उनको पीट पीट कर मार दिया। तो पुलिस को यह भी काम करना चाहिए, अगर उसे अपनी इज्जत बचानी है। कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस, माफियाओं पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है या अपराधियों पर कर रही है, तो पुलिस को इस मामले में भी उन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने लिंचिंग की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए युधिष्ठिर। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी किसानों को लुभाने का काम कर रही है, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि एक तरफ जो है जो हिंसा में हुई मौतें हैं किसानों के ऊपर, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, लेकिन वहीं पर जो इस हिंसा में जो दूसरी ओर देखा जा रहा है, जो लिंचिंग में शामिल थे, उन आरोपियों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो इसी तरह जो है सियासी उठक पटक चल रही है, किसानों को जो है रिझाने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी और अखिलेश यादव जो हैं तमाम रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। कल वो सहारनपुर में रैली कर रहे थे, आज उन्होंने विजय यात्रा निकाली है और दावा किया है कि 400 सीटें जीतेंगे। तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं। पवन, अखिलेश का कहना है, सीधे तौर पर दावा कर दिया है कि जीत होगी, इस बार सपा की होगी और वो भी 400 सीटों के साथ। क्या कहेंगे? देखिए, यूपी में अपनी खोई राजनीतिक जमीन को दोबारा से तैयार करने के लिए अखिलेश यादव सपा विजय यात्रा लेके निकले हुए हैं। पहले चरण में ये यात्रा लगभग 4 जिलों में जाएगी, कानपुर देहात, हमीरपुर और जालौन। 2 दिनों की ये यात्रा है और लगभग 190 किलोमीटर की यात्रा अखिलेश यादव करने वाले हैं।
सबसे बड़ी बात क्या है कि 2012 के अंदर भी इन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी अखिलेश यादव ने। तो इन जिलों में कानपुर और बुंदेलखंड का जो इलाका था उसमें बहुत तगड़ा फायदा अखिलेश यादव को हुआ था। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में एक तरीके से बीजेपी ने पूरा क्लीन स्वीप कर लिया था इस इलाके को। लगभग 52 विधानसभा सीटें थी यहाँ पे, 47 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। तो अखिलेश यादव हो, मायावती हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबका सुपड़ा साफ हो गया था। अब अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने 350 सीटें बोला था कि 350 विधानसभा सीटें आने वाली हैं। तो चुनाव देखते देखते आप तय मानिए कि सीटें भी बढ़ती जा रही हैं कि उनकी सीटें अभी 300 बोलने वाले हैं, फिर उसके बाद 250 बोलने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अब जमीन पर उतरने लगे हैं। 1-2 रैलियाँ भी वगैरह वही कर रहे हैं। पहले अपने 5 स्टार घर में रहते थे, वो एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसके बाद फिर घर में घुस जाते थे। कोरोना में हमने देखा ही है कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो सड़क पे थी, अखिलेश यादव कहीं दिखाई नहीं दिए। जितने बड़े आंदोलन होते हैं तो घर पे ही पीसी करके निपटा लेते हैं उन सारी चीज़ों को। अब अखिलेश यादव को लगातार ये दिख रहा है, ज़मीन पे जब उतरे हैं, 1-2 रैली है उन्होंने पश्चिमी यूपी में, अभी सहारनपुर में एक रैली की है, अभी कुछ दिन पहले एक और रैली की थी। तो उनको दिख रहा है कि यूपी के हालात क्या हैं। जो उनके जो चेले चपाटे हैं जो उनको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की लहर चल रही है यूपी के अंदर, वो असलियत में लहर नहीं है। उन्होंने इसी को देखते हुए एक दावा किया था कि यूपी में बीजेपी 403 में से 403 सीटों में से 400 सीटें जीतने वाली है। अभी फिर उन्होंने एक कॉन्क्लेव में बोला कि 350 सीटें जीतने वाली है बीजेपी। तो ज़मीनी हकीकत का मालूम है। और सबसे बड़ी बात क्या, अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे थे कि हम छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे और कांग्रेस पार्टी से हम गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अब सूत्रों की माना तो जो यूपी के अंदर बड़ी खबरें चल रही हैं कि जिस तरीके से ज़मीनी हकीकत मालूम है अखिलेश यादव को, वो समाजवादी पार्टी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी से भी गठबंधन करने को तैयार है। और मैं एक चीज़ दावे के साथ कहना चाहता हूं कि विधानसभा चुनावों के आते आते ये बसपा के दरवाजे पर भी जाके खड़े हो जाएंगे कि हमसे गठबंधन कर लो, क्योंकि इन्हें यूपी के अंदर अपनी हैसियत मालूम है। क्योंकि ना तो इनका एक संगठन है यूपी के अंदर, जो समाजवादी पार्टी, उसका संगठन इतना भी मजबूत आज की डेट में नहीं है बीजेपी के मुकाबले कि बीजेपी को टक्कर दे पाए। दूसरी बात, चाचा भी अब बगावत पे उतर आए। चाचा ने बोला कि हमको 5 गांव चाहिए। चाचा ने भी आज रथ यात्रा मथुरा से निकाल दी है। तो अखिलेश यादव के लिए विधानसभा चुनाव बड़ा आसान नहीं रहने वाला है। चाचा पहले से दूर जा चुके हैं, उनसे रथ यात्रा अपनी निकाल चुके हैं। देखिए, शिवपाल यादव की मैं बात करूं, शिवपाल यादव चाहे कैसे भी नेता हों, लोकसभा चुनाव बेशक उनको उतनी सफलता नहीं मिली हो, लेकिन आज की डेट में भी समाजवादी पार्टी को खड़े करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा समाजवादी पार्टी बनने के बाद दिल्ली की राजनीति की, यूपी की पॉलिटिक्स में उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का क्रेडिट शिवपाल यादव को जाता है। आज भी गांव से लेके देहात से लेके बड़े बड़े शहरों में 2-4 कार्यकर्ता ऐसे मिल जाएंगे जो शिवपाल यादव को जानते हैं, वो समाजवादी पार्टी को नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव इस चीज़ से अब पता नहीं अपने घमंड में अखिलेश यादव ये खो चुके हैं ये सारी चीज़ें कि समझ नहीं पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने देख लिया है, लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने 3 सीटें हार गए अपने परिवार की, 2 चुनाव भाई हार गए, एक वाइफ भी चुनाव हार गई उनकी, डिम्पल यादव कन्नौज से। तो अखिलेश यादव ये चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि शिवपाल यादव को अगर मैं साथ में लेता हूँ तो कम से कम मेरा संगठन तो मजबूत रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव ये सब चीज़ों को नहीं मानना और विधानसभा चुनावों में चाचा से अलग ही उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जी पवन, इसी बीच में एक और सवाल है कि जिस तरह से अखिलेश जो है अपनी विजय यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर पता है कि मुसलमानों का जो है वोट बैंक तो उन्हें पता है कि उनके अंदर, उनके खाते में ही जाएगा। दूसरी तरफ आजकल वो युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा लुभाने का काम कर रहे हैं, रोजगार बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो रोजगार मिलेगा। क्या कहेंगे? देखिए, 2012 से लेके 2017 तक जो विधानसभा इन्होंने सरकार जो चलाई है अपनी, कितने युवाओं को रोजगार दिया इन्होंने। अभी एक सर्वे, एक आरटीआई किसी ने डाली थी, 2012 से लेकर 2017 तक जितनी भी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट ने सरकारी भर्तियां निकाली, वो सारी की सारी कोर्ट में डली हुई हैं आज की डेट में। उन्होंने कोर्ट में रोक लगा दी। इन्होंने यूपी के अंदर लगभग 40,000 की, जहाँ तक मेरे को याद है, 40,000 की एक पुलिस भर्ती निकाली थी। उन्होंने ये ऐलान किया था कि उसमें रिटन टेस्ट ही नहीं होगा। तमाम लोगों के खिलाफ, तमाम जो युवा होते हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट ने। रिटन टेस्ट नहीं लिया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि भाई इस तरीके का कौन सा पुलिस प्रशासन आप तय करने जा रहे हो, किस तरीके के पुलिस अधिकारियों को आप भरने वाले हो यूपी के अंदर, जिसका रिटन टेस्ट ही नहीं लेने वाले हो, किस क्रेडिट पे क्या आपका क्वालिफिकेशन है, उन सब चीज़ों को देखते हुए भी आप ये नहीं करने वाले हो कि आप रिटन टेस्ट ही नहीं लेने वाले। यूपी के अंदर पता ये कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है और ये रिटन टेस्ट ही नहीं लेने वाले। तो 2012 से लेकर 2017 तक जितनी भी इनकी भर्तियाँ निकली, ज़्यादातर कोर्ट ने उन पर स्टे लगा रखा है। तो ये युवाओं के बारे में बात ना करें ज़्यादा से ज़्यादा कि हमने युवाओं को इतना रोजगार दिया। यूपी का युवा जानता है कि किसने उसको रोजगार दिया और किसने उसको बरगलाया।
तो देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने दाव पेच खेल रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ये दाव पेच कितने कारगर साबित होंगे। मैं कैमरा पर्सन भोला के साथ बबीता रयाल, कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।